जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि जो मौर्य वंश का जो प्रथम शासक होता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो कंप्लीट जीवनी है उनके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार वो अपने साम्राज्य की स्थापना करता है, किस प्रकार साम्राज्य का विस्तार करता है, किन के साथ युद्ध बाद में वो अंतिम समय तक यहाँ पर देखने वाले हैं। हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जो जानकारी आपको कहीं और 2 घंटे में मिलेगी, वही जानकारी हम यहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट में देने का प्रयास करेंगे। ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 48 है और मौर्य वंश पर पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो इसके अंदर हम देखें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो कि भारत का मौर्य वंश का प्रथम शासक हुआ। अब इसके बारे में देखें। इसके बारे में देखने से पहले हमको इसके बेसिक से समझना आवश्यक है, क्योंकि हम बेसिक से समझेंगे तो हमको जो इसकी जड़ें हैं, है ना, कि किस प्रकार ये शासक बना, तो वो समझ में आएंगी। तो जड़ें समझने के लिए हमको जो कौटिल्य है, या कहें कि विष्णुगुप्त है, या कहें कि चाणक्य है, क्योंकि सब तीनों नाम एक ही के हैं, तो इनके बारे में, चाणक्य के बारे में देखना जरूरी है। तो चाणक्य है ना, चाणक्य चाणक्य जो गंधार है, चाणक्य जो कि गंधार है, जो गंधार यहाँ पर है, गंधार, है ना, गंधार। गंधार में एक विश्वविद्यालय हुआ करती थी जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय के चाणक्य प्रोफेसर थे, या कहें कि शिक्षक थे, जो कि राजनीतिक विज्ञान इनकी विषय थी। चाणक्य जो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थी, इस तक्षशिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर, या कहें कि शिक्षक थे, है ना। और जो चाणक्य ने जो अपनी एक किताब लिखी है, अपनी पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो है राजनीति शास्त्र। अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो राजनीति शास्त्र है। हमको जो मौर्य वंश, या कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो बहुत जानकारी जो राजनीति शास्त्र है, या कहें कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के अंदर देखने को मिलती है। क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्री वही चाणक्य था, इसलिए हमको इसके अंदर जानकारी देखने को मिलती है। अब देखें कि हमको पता है कि जो नंदवंश का जो शासक था, जिसका नाम धनानंद था, इस समय उत्तर पश्चिमी जो भारत है, यहाँ पर जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था, लेकिन जब सिकंदर आक्रमण करने वाला था, इससे पहले जो आचार्य चाणक्य थे, इन आचार्य चाणक्य ने प्रयास किया कि भारत के सभी राजा एकजुट होकर जो ये सिकंदर है, इस सिकंदर का सामना करे। क्योंकि चाणक्य को लगता था कि जो भारत है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, जिसके कारण जो सिकंदर से जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिकंदर के पास एक बड़ी सेना थी, बड़ा साम्राज्य था, है ना। इसलिए चाणक्य ने प्रयास किया कि भारत के जो राजा है वो किस प्रकार एकजुट हो। इसलिए जो चाणक्य ने जो गंधार के राजा आम्बी से जाकर बात की, पुरु के राजा पोरस से बात की, और इसी उद्देश्य से जो चाणक्य है, जो मगध का राजा हुआ करता था उस समय, जिसका नाम था धनानंद के पास आया और बोला कि महाराज ये क्या हो रहा है कि यहाँ से ये आएगा सिकंदर और ये भारत पर कब्जा कर लेगा। उचित यही होगा कि जो भारत के राजा है मिलकर जो कि भारत के राजा मिलकर इस सिकंदर का सामना करें। लेकिन धनानंद नहीं चाहता था, अपनी पर्सनल दुश्मनी के कारण धनानंद जो भारत के अन्य राजा थे इनके साथ मित्रता, या कहें कि जो राजा पोरस था, पोरस के साथ मिलकर युद्ध करना नहीं चाहता था, है ना। लेकिन कुछ भी हो, जब आया चाणक्य तो धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया, और चाणक्य का जैसे ही अपमान किया तो चाणक्य क्रोधित हो गया। चाणक्य के जो बाल है ये खुल गए। तो चाणक्य ने बड़े दरबार के सामने, या कहें कि धनानंद के सामने शपथ ली कि जब तक मैं जो ये धनानंद, या कहें कि नंद वंश का विनाश नहीं कर दूंगा, और इस वंश की जगह जब तक मैं योग्य राजा आसीन नहीं करूंगा, तब तक जो मेरी चोटी है इस चोटी को नहीं बांधूंगा। क्योंकि माना जाता है कि चाणक्य बहुत क्रोधी टाइप के व्यक्ति थे, जो वो कहते थे वो करते थे।
यहाँ पर चाणक्य ने अपनी शपथ ले ली, या कहें कि यहाँ पर शपथ ली। इसके बाद में जो धनानंद है, धनानंद है ना, इसके बाद में अब चाणक्य उस समय जो सिकंदर को भगाने की योजना बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो चला जाता है ना। लेकिन अब जब एक बार जो चाणक्य है, ये चाणक्य है ना, चाणक्य एक बालक से मिलता है, चाणक्य एक बालक से मिलता है। वो बालक के जो स्वभाव है, उस बालक के जो दृष्टि है, या कहें कि उस बालक को देखकर जो कि बालक की जो योग्यता, उस बालक की योग्यता को देखकर जो कि चाणक्य है ना, चाणक्य एक शिकारी से, एक उस बालक की योग्यता देखकर चाणक्य एक शिकारी से 48,000 पण, 48,000 पण जो कि एक राशि हुआ करती थी उस समय, 48,000 पण में चाणक्य एक शिकारी से एक बालक की योग्यता देखकर उस बालक को खरीदता है, खरीद कर उस बालक को जो तक्षशिला ले जाता है, जो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थी यहाँ पर ले जाता है ना। और यहाँ पर जो वो बालक खरीदा था, उस बालक को यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाती है, शिक्षा देता है चाणक्य। अब शिक्षा जो कि शिक्षा हर प्रकार की शिक्षा, हर प्रकार राजनीति की शिक्षा, इसी के साथ युद्ध कौशल, सभी प्रकार की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। जो बालक था जिसको चाणक्य ने खरीदा था 48,000 पण में, उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जो बचपन में योग्यता देखकर चाणक्य ने ही इसे खरीदा था। इसी के साथ साथ ऐसा हमको कुछ ग्रंथों में देखने को मिलता है, सभी में नहीं मिलता, है ना। इसके साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है जो कि मौर्य वंश का पहला शासक था। इनका शासनकाल रहा चंद्रगुप्त मौर्य का 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 228 ईस्वी पूर्व तक। अब जो 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर का आक्रमण हुआ था, है ना, उसके एक साल बाद में ही जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि शासक बना, और जो लगभग 298 ईस्वी पूर्व तक मगध का शासक रहा। इसी के साथ साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो शिक्षा है, इसकी जो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि गंधार में, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा हुई। साथ ही जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो कि प्रमुख गुरु था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रमुख गुरु था उसका नाम चाणक्य था। अब चाणक्य की सहायता से, अब ये चाणक्य है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु है, इस चाणक्य की सहायता से है ना, कि धनानंद को परास्त करता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। अब स्थापना करता है कि जब सिकंदर भारत में आया तो सिकंदर ने जो भारत के उस समय कुछ प्रांत हुआ करते थे, या कहें कि छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जैसे कि पूर्व राज्य, इसी के साथ ही जो कि पंजाब राज्य, उस समय का जो पंजाब का क्षेत्र था, इसी के साथ जो सिंध का जो क्षेत्र था, इस सिंध के क्षेत्र पर जो कि सिकंदर ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। जब सिकंदर चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका सेनापति सेलिकुश निकटर क्या बना, जो कि यहाँ का इस क्षेत्र का वो राजा बन गया, या कहें कि उसके अधिकार में था। लेकिन जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, जब यहाँ पर सिकंदर ने कब्जा किया, तो जो इन क्षेत्रों की, जैसे कि पंजाब और सिंध है, इस इलाके की जनता विदेशी जो शासन था इससे परेशान थी। विदेशी शासन यानी कि यूनान का जो शासन था इससे परेशान थी। इसका फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्थानीय जो जनता है इसके सहयोग पाकर, या कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो पंजाब है और जो सिंध है, इन दोनों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अब अधिकार क्षेत्र में लेने के बाद में इसके चंद्रगुप्त मौर्य के पावर आई, और फिर वो धीरे धीरे जो कि नंद वंश को कमजोर कर है ना, धीरे धीरे जो मगध है, या कहीं जो
नंद का जो धनानंद है इसको कमजोर कर कर इस पर आक्रमण करता है और धनानंद को परास्त कर देता है। धनानंद को परास्त करके जो मगध है इस मगध का राजा बन जाता है, या कहें कि जो मगध पर अधिकार कर लेता है। तो जो धनानंद है इस धनानंद का साम्राज्य जो कि रावी नदी यहाँ से जो वर्तमान में बिहार है, इस बिहार से लेकर जो रावी नदी यहाँ तक थी, यानी कि एक बड़ा साम्राज्य धनानंद का हुआ करता था। लेकिन जैसे ही जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को परास्त किया तो पूरा जो ये राज्य था है ना मगध, ये सम्राट या कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार क्षेत्र में आ गया। साथ ही जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब है और सिंध के इलाके को पहले से ही जीत कर रखा था, तो ये इतना बड़ा क्षेत्र पर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो गया, या कहें कि जो मगध है वो इतना बड़ा विस्तृत हो गया। इसके बाद में विस्तृत होगा उसको देखेंगे है ना। इसी के साथ साथ अब बात करें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इस चंद्रगुप्त मौर्य की जो जाति है और इस वंश है कि वे किस वंश का था, इनकी जाति क्या थी, तो इन पर जो इतिहासकार है इनका मतभेद है, इतिहासकारों का मतभेद है। इतिहासकार सहमत नहीं है, अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग माने जाते हैं, अलग अलग माने जाते हैं। कुछ शांत ज़्यादा बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, या कुछ जल्दी बोल रहे हैं, बता देना यार, क्योंकि चलो देखते हैं। इसके साथ ही जो जाति के मतभेद है, जैसे कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसी के साथ साथ जो मुद्रा राक्षस है, ब्राह्मण ग्रंथ है, मुद्रा राक्षस है, इसी के साथ साथ जो विष्णु पुराण है, इस विष्णु पुराण में हमको देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र वर्ग का था, यानी कि शूद्र वर्ग को उस समय जो कि समाज है, इस समाज उस समय का समाज में, या कहें कि एक नीचे एक अलग नज़र से देखा जाता था, माना नहीं जाता था कि ये राजा बने। इसलिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है और मुद्रा राक्षस है और विष्णु पुराण में, इस विष्णु पुराण में माना जाता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र वर्ग का था। देखो ये खराब लगता है, खराब कैसा लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कितना प्रसिद्ध शासक हुआ या कितना योग्यवान शासक था, उसने समाज का कितना भला किया, लेकिन ये जाति प्रथा या कहें कि जाति प्रथा के आधार पर इन्होंने माना कि भाई ये शूद्र है ना। इसी के साथ साथ जो कि बौद्ध ग्रंथ और जो जैन ग्रंथ है, इनके अंदर हमको देखने को मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है कि किसी कुलीन घराने से नहीं था, या कहेंगे किसी राजवंश से संबंधित नहीं था। इसके बाद में देखें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, तो सेल्यूकस निकेटर है, ये सेल्यूकस निकेटर ये कि जो सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर था, जो कि सिकंदर आया था यूनान से, या कहें कि मैसिडोनिया से, मैसिडोनिया का दूसरा नाम मकदूनिया था। तो सिकंदर मैसिडोनिया से आया भारत में, आने के बाद जो भारत के कुछ इलाकों को जीता, लेकिन जैसे ही सिकंदर चला गया, वहाँ पर सिकंदर जा रहा था वापस, है ना, जा रहा था, उसने मगध पर आक्रमण नहीं किया, मगध से वो डर गया, कुछ भी हो, लेकिन वो जा रहा था। लेकिन जब जा रहा था तो सिकंदर के बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है ना, बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। जैसे ही सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, है ना, मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे ही सिकंदर की मृत्यु होती है तो उसके सेनापति है ना, जो कि अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं, उनमें से एक सेनापति था सिकंदर का, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का एक सेनापति था। लेकिन सिकंदर की कुछ मृत्यु के बाद में जो कि सेल्यूकस निकेटर है, इस सेल्यूकस निकेटर ने 312 ईस्वी पूर्व जो कि बेबीलोन शहर, बेबीलोन जो कि ईरान का एक शहर है ना, बेबीलोन ईरान का एक शहर है, इस बेबीलोन को जीत लिया। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने जीत कर बेबीलोन का शासक सेल्यूकस निकेटर बन गया। इसके कुछ समय बाद ही जो कि ये सेल्यूकस निकेटर जो कि ईरान पर कब्जा कर लेता है, ईरान को जीत लेता है, इसी के साथ साथ जो बैक्टीरिया को जीत लेता है। लेकिन जैसे ये जीतता है, जीतने के बाद में अपने जो जीत लेता है, जीतने के बाद में जो ये जो सेल्यूकस निकेटर अपने जो पूर्वी अभियान पर निकलता है, या कहें कि भाई जो पंजाब है और जो पंजाब और सिंध है, इन पर कब्जा यूनान का था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें आज़ाद करा लिया था। तो इनको फिर से यूनान के कब्जे में लेने के लिए सेल्यूकस निकेटर आता है। कहाँ पर? भारत के अंदर आता है, और भारत पर आने के बाद में आता है कि जो यूनान ने पहले कब्जा किया था पंजाब और सिंध पर, फिर
फिर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे फिर से इन पर अधिकार कर लिया था। तो जो यूनान का जो ये था क्या है, सेलिकुस निकेटर ने जो कि अपने पंजाब और सिंध पर फिर से कब्जा करने के लिए आक्रमण करता है। और जो सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी है वर्तमान में पाकिस्तान में, सिंधु नदी पर चंद्रगुप्त मौर्य और जो सेलिकुस निकेटर है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलिकुस निकेटर के मध्य जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी पर युद्ध होता है। सिंधु नदी पर युद्ध होता है जो कि सिंधु नदी पर जो युद्ध हुआ वो लगभग 305 ईस्वी पूर्व में हुआ। 305 ईस्वी पूर्व में जो कि सिंधु नदी है इसके आसपास के इलाके में चंद्रगुप्त मौर्य और सेलिकुस निकेटर के मध्य युद्ध होता है। लेकिन जब सेलिकुस निकेटर हारने वाला होता है या कहीं हार जाता है, तो उस समय सेलिकुस निकेटर और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। या कहें कि भाई हारने वाला होता है कौन, यह सेलिकुस निकेटर। लेकिन फिर सेलिकुस निकेटर ने जो कि हार से बचने के लिए जो कि चंद्रगुप्त मौर्य इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। यानी कि जो अपनी पुत्री थी, सेलिकुस निकेटर की बेटी थी जिसका नाम था हेलेना, है ना, हेलेना। अब इस हेलेना का विवाह सेलिकुस निकेटर जो अपने दुश्मन था या कहें कि जिसके साथ युद्ध कर रहा था, है ना, उसके साथ विवाह करा देता है। या कहें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेलिकुस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करा देता है। विवाह कराने के बाद में कि सेलिकुस निकेटर ने हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। लेकिन डर था सेलिकुस निकेटर को कि ये अपनी चंद्रगुप्त मौर्य अपना दुश्मन है, कहीं ना क्या पता अपनी जो पुत्री है इसके साथ कुछ अहित ना कर दे, है ना, क्योंकि दुश्मन है भाई, दुश्मन का युद्ध में गए थे लड़ने मारने के लिए, लेकिन परिस्थितियाँ बदल गई, उनसे विवाह करवा दिया गया। तो जो ये सेलिकुस निकेटर था, इस सेलिकुस निकेटर ने चार प्रांत जिसका नाम था, एक का नाम था हेरात, चार प्रांत हेरात, कंधार, मकराना और काबुल। उस समय जो हेरात था इसको कहा जाता था एरिया। इसी के साथ साथ जो कंधार था, जो क्या था कंधार, जो कि कंधार था, है ना, कंधार था। इस कंधार को कहा जाता था उस समय अराकोसिया। जो कंधार था इस कंधार को कहा जाता था अराकोसिया कहा जाता था। इसी के साथ साथ जो मकराना था, इस मकराना को कहा जाता था जेड्रोसिया कहा जाता था। इसी के साथ साथ जो काबुल था, इस काबुल को कहा जाता था पेमी सदाई, है ना, कहा जाता था। अब जो काबुल है, ये काबुल जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, इसी के साथ साथ कंधार, मकराना ये पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है और कुछ अफगानिस्तान के अंदर। कहने का मतलब है कि सेलिकुस निकेटर ने आज के जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, इस अफगानिस्तान और पाकिस्तान को सेलिकुस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में दे दिया। यानी कि सेलिकुस निकेटर ने हेरात, कंधार, मकराना और काबुल जो उस समय के प्रांत हुआ करते थे उनको दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। अब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के पास ये इलाके आए तो चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा ठेठ ईरान से लग जाती है। तो कितना बड़ा साम्राज्य हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का, बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाता है। इसी के साथ साथ देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि सेलिकुस निकेटर ने युद्ध के बाद या कहीं वैवाहिक संबंध के बाद में अपना एक राजकवि था, है ना, जिसका नाम मेगस्थनीज था। इस मेगस्थनीज को सेलिकुस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। और जो मेगस्थनीज है ये अपनी एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका में अंदर मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखता है, जिससे हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है। इसी के साथ साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकुस निकेटर को भेंट के तौर पर 500 हाथी दिए, क्योंकि उस समय मगध के जो हाथी है बहुत शानदार हुआ करते थे और मगध के जंगलों में बहुत अधिक हाथी पाए जाते थे। इसी के साथ साथ देखें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में देखें तो चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली शासक हुआ, है ना, इतने बड़े साम्राज्य पर इसका क्या था, कब्जा था। इसी के साथ साथ
जो शासक था, शक्तिशाली शासक था, योग्य शासक था, योद्धा, बड़ा योद्धा टाइप का शासक था। इसी के साथ साथ जो अब इनके शासन की बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है, ये शासन चंद्रगुप्त मौर्य जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसके अंदर देखने को मिलता है। कौटिल्य ने लिखा है कि हमने जो शासन बनाया है चंद्रगुप्त मौर्य का, ये जो उस समय के जो विद्यमान जो राज्य थे, उन राज्यों में जिस प्रकार शासन चल रहा था उनका अध्ययन करने के बाद में ये शासन बनाया गया, जो कि समाज के लिए अनुकूल था। इसी के साथ साथ जो जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन व्यवस्था बनाई, उसको जो आने वाले अन्य राजा थे उन्होंने अपनाया, क्योंकि ये अच्छी शासन व्यवस्था थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो शासन व्यवस्था थी, इसके प्रमुख विशेषताएं थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का जो केंद्रीकरण, यानी कि अधिक पावर केंद्र को दी गई, या कहीं कि अधिक पावर जो कि मगध को दी गई, लेकिन जो इनको जो केंद्र को अनेक छोटे छोटे भागों में भी बांटने का प्रयास किया, लेकिन जो अधिक शक्ति है जो केंद्र के पास रही। इसी के साथ साथ जो कि ये सुनिश्चित किया गया कि सभी को जो कि सही न्याय मिले, ना न्याय व्यवस्था सही हो, साथ ही जो नगर शासन यानी कि छोटे स्तर पर भी शासन हो। इसी के साथ साथ जो विकसित, जो कि इन्होंने अपना ऐसी व्यवस्था की कि जो योग्य अधिकारी है वही पद पर नियुक्त हो, अयोग्य अधिकारी पद पर नियुक्त नहीं हो, क्योंकि पहले परंपरा चलती थी कि परिवारजन ही पद पर नियुक्त होते थे, लेकिन इन्होंने व्यवस्था की कि जो योग्य व्यक्ति है, जो कि पद के योग्य व्यक्ति है, वही पद पर योग्य आसीन हो। इसलिए जो कि विकसित अधिकारिता तंत्र विकसित हुई। इसी के साथ साथ संचार, व्यापार, कृषि, शिला उद्योग, है ना, इनका विकास करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत प्रयास किया, बहुत कार्य किए। इसी के साथ साथ कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कमियां भी रही, वो थी कि निरुकुंस, यानी कि मतलब कि भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य चाहेगा वही होगा, कोई भी इनके जो निर्णय है इन पर अंकुश नहीं लगा सकता, या कहें कि इनका विरोध नहीं कर सकता था। इसी के साथ साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन में दंड व्यवस्था थी वो बहुत अधिक कठोर थी, बहुत अधिक कठोर थी। इसी के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वो नहीं थी। इसका कारण यह है कि जो भाई चंद्रगुप्त मौर्य है, नंदवंश का विनाश करके या कहीं कि पतन करके मौर्य वंश की स्थापना की, तो ये नया नया मौर्य वंश साम्राज्य था। इसके लिए आवश्यक था कि जनता को अपने अंदर अपने अनुसार ढालने के लिए ये सभी नियम आवश्यक थे, जैसे कि निरुपंसता, दंड का कठोर दंड, इसी के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता ना होना। इसी के साथ साथ देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म के प्रति रुचि, या कहें कि अंतिम समय कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि ब्राह्मणों का सम्मान करता था, इसी के साथ जो तपस्वी वन के अंदर जो तपस्या करते थे उनका भी सम्मान करता था। इसी के साथ साथ जो विद्वान थे, विद्वानों का आदर करता था, और इन तपस्वियों, ब्राह्मणों, है ना, और विद्वानों की एक वर्ष में एक बार सभा बुलाता था, और उस सभा में इन सभ्यों से परामर्श लेता था कि किस प्रकार का शासन होना चाहिए। तो इससे यह माना जा सकता है कि वो इनका आदर करता था। इसी के साथ साथ जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, अंतिम शासनकाल आता है, तो इस समय जो मगध के अंदर जो कि अकाल पड़ता है, या कहें कि इसके कारण क्या हुआ, है ना, कुछ भी हो, लेकिन जो एक जैन आचार्य है, जैन आचार्य जिसका नाम है भद्रभाव के साथ, है ना, जो कि भद्रभाव से ये जैन धर्म अपना लेता है। इसी के साथ साथ भद्रभाव के साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये श्रवण बेला चले जाते हैं, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में चले जाते हैं। यहाँ पर एक पहाड़ी पर जाकर ये क्या कि भूख प्यासे रहकर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, या कहें कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, है ना। एक राजा होते हुए भी जो अपना इन्होंने जो अपना जो अपना साम्राज्य है, ये अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर ये कर्नाटक चले गए, जहाँ पर श्रवण बेलगोला में जाकर इन्होंने अपने प्राण भूखा रहकर इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, या कहें कि केवल ज्ञान की इन्होंने प्राप्ति कर ली। तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रशासन है, इनके जो मौर्य वंश का मौर्य प्रशासन आएगा उसके अंदर हम बड़े बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जो अगला सीरीज नंबर 49 होगी, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो इसका पुत्र था जिसका नाम बिंदुसार है, बिंदुसार के जीवन के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। देखो, हमने यहाँ पर खूब अच्छे से बताने का प्रयास किया। ये जो जानकारी है ऑथेंटिक है, जिनको केंद्र सरकार भी मानती है। तो एक बार बता देना कि आपको कैसी लगी कमेंट करके, और यदि अच्छा लगे तो इसको किसी और के पास ही पहुँचा देना, क्योंकि हम तो सही हम नए हैं इस फील्ड में, हमको पता नहीं है कि हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हम हमारी सीरीज कंप्लीट कराएंगे, है ना। फिर मिलते हैं, जय हिंद।